से पदवियां हमारे पास थी। दूसरा, हमारे पास जो इंडियन मेडिकल जो हमारा इतिहास है वो भी इसके साथ जुड़ा रहा। आयुर्वेद एक संस्कार दे रहा था और हमारे भारतीय जो आयुर्वेद पद्धति के साथ में जो औषधि तंत्र था वो उसका विकास कर रहा था। इस विकास यात्रा में हमारे साथ बहुत सी पॉजिटिव चीजें जुड़ती चली गई और उसके साथ साथ हम एक ऐसे जगह पहुंच गए जिसको हमने नाम दिया भारतीय संस्कृति। इस भारतीय संस्कृति के साथ में हमारे साथ कुछ चीजें मिल गई दोस्तों, जिसके लिए हम मिलावट का युग शुरू हुआ, जिसके अंदर मिलावट के दौर में हम ऐसी जगह पहुंचे, ऐसी चीजों का हमारे साथ मिलावट हुआ जिसका अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें कि हमें जानकारी नहीं थी। ये मैं आपसे अभी शेयर करूंगा आगे की स्लाइड में। दूसरा, इसके साथ साथ में हमारी जो एंशियंट लाइफस्टाइल थी, यानी प्राचीन काल में जो जीवन हम जी रहे थे और आज जो हमारा डिस्टर्ब लाइफस्टाइल है, इनमें क्या तालमेल है, क्या हमारा नुकसान हुआ, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे प्रकरण के दौरान, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कौन सी मेजर डिजीजेस ने हमें ग्रसित किया या हमारे समाज में वो भूल गई, मिल गई, आजकर जुड़ गई, या उसका आज भी हम हिस्सा बन रहे हैं या बनते जा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी मीटिंग में बहुत जरूरी होता है कि उसकी पूरी एजेंडा क्लियर हो। ये एजेंडा है इस मीटिंग का जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये करीबन आधा घंटा लेगा, उसके बाद में प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ये आधा घंटा मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, हम हमारी चीजों को तार्किक रूप से नहीं बता पाते हैं और अगला व्यक्ति हमें तर्कों में उलझा करके रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट कर देना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों, हम रिजेक्शन को हमेशा स्वीकार करते आए हैं, लेकिन रिजेक्ट से पहले हमें इसका कारण पता होना चाहिए। इन्हीं कारणों को लेकर के मैं आपके पास आया। तो रेमेडीज और सॉल्यूशन की भी बात करेंगे और साथ साथ में मैं आपसे शेयर करूंगा कॉम्बो प्रोडक्ट नॉलेज। कॉम्बो प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब है कि हमारे कौन से प्रोडक्ट मिलकर के किस, जो मैंने आपसे बात की है मेजर डिजीजेस की, उसमें कौन से 4 या 5 या 2 प्रोडक्ट मिलकर के हमें सहायता कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो मैं सीधी अगले स्लाइड पे जा रहा हूं दोस्तों। आयुर्वेद, इसके प्रिंसिपल बहुत शॉर्ट में समझाएं। आयुर्वेद लाइफस्टाइल के बारे में बात करता है। लाइफस्टाइल का मतलब है हमारी दिनचर्या के बात करता है, सिद्धांतों के बारे में बात करता है। मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ इस चीज को लेकर के कि इस अपने ग्रुप में हमारे बहुत से व्यक्ति इसके ऊपर बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को खराब करने के अंदर शायद हम अपने आप का योगदान भी दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते तो बहुत कुछ है लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम करते कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है कि हमें पता है लेकिन हम करते नहीं है। दूसरा बड़ा अपराध एक और है कि मैं सब जानता हूं और अगली नई चीज को ना स्वीकार करना। तो हमारी लाइफस्टाइल में हम ये दो बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आयुर्वेद के प्रिंसिपल ये कहते हैं, सिद्धांत ये कहते हैं, आप अपनी जीवन शैली को सबसे पहले सुधारिए। दूसरा, इनका एक सिद्धांत है आयुर्वेद का, वो कहता है कि डिसिप्लिन आना चाहिए। ये ऐसा 1.5-2 साल में ही क्या हुआ कि हम आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आए, क्योंकि हमारे पास समय था, हम घरों पे थे, हमने वो प्राचीन पद्धतियों के बारे में जानकारी ली। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोशल मीडिया जगत का कि उसने हमें अनेक प्रकार से इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव जानकारी भी दी। नेगेटिव को हम नकारेंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि अगर नाक में किसी तरह का कोई छोटा सा बाल भी आ जाता है तो छींक जो है उसको निकाल देती है। तो हमें उस नेगेटिविटी को, उसी छींक की मात्रा निकाल देना है और ऑक्सीजन और दूसरी चीजों का हम भरपूर प्रयोग करेंगे। यही इसका सिद्धांत रहा है। डिसिप्लिन इसका, अनुशासन एक इसका है, हिस्सा है। फूड सप्लीमेंट, सबसे चमत्कारिक इतिहास है भारत का फूड सप्लीमेंट साहब, जो हमें बता रहा है आयुर्वेद के थ्रू। फूड सप्लीमेंट क्या है? भारत सोने की चिड़िया का अर्थ अगर हम हजारों साल से निकालें तो यही थी कि यहाँ पर इस तरह के मसाले हुआ करते थे जो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होते थे, निर्यात होते थे और बाहर से सोना आता था। और यही कारण है कि साउथ में सबसे ज्यादा सोना है, या हमारे राजाओं महाराजाओं के पास में अधिक सोने का भी कारण था कि हमारे यहाँ पास ऐसी औषधीय कीमत की चीजें थी जो यहाँ से विदेशों में गई और वहां से हमारे पास इस तरह के धन उपार्जन के साधन थे। तो भारत सोने की चिड़िया अपने खुद के रिसोर्सेज से बना हुआ था, प्राचीन इतिहास से बना हुआ था, आयुर्वेद से बना हुआ था। फिर अगला चलते हैं साहब, संस्कार एक बहुत बड़ा मायना है। इस पूरी पद्धति में हमने संस्कारों का नुकसान किया है, हनन किया है। हमने हमारे तीज त्योहार व्यवहार जो था उनको खराब किया है। हर त्योहार में हमारे कोई ना कोई आदर्श या कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं, उनको हमने नेग्लेक्ट किया है। दोस्तों, अगर हम उनको वापस जिंदा कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि हम आयुर्वेद को वापस जिंदा कर रहे हैं, हमारे संस्कारों को वापस जिंदा कर रहे हैं, नित्य कर्मों को हम वापस जिंदा कर रहे हैं। और उसका फायदा जरूर मिलता है, जो हमने अभी देखा है। हमारे घर की तुलसी को जो सम्मान आज मिला है, शायद हजारों सालों से जो सम्मान था उसको वापस इन 2-3 सालों में विश्वास मिला है। हमारे घरों में जो मसाले हैं, हल्दी है, उनको आज जो हम जितनी इंपॉर्टेंस एक देते हैं, जो बच्चे जिसको कभी पीते नहीं थे आज रोज हमारे घरों में हल्दी का प्रयोग शुरू हो गया। तो ये सब संस्कारों का हिस्सा था। और मैं इसमें बहुत सारे संस्कारों की बात करूंगा और उनके बारे में भी आपसे डिटेल चर्चा करूंगा। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं, इंडियन मेडिसिनल हिस्ट्री। दोस्तों, हम लोगों ने जब विकास हुआ तो मानव का विकास है, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया थी। उसमें अनाज उगाना एक प्रक्रिया थी, उस अनाज के साथ में हर्बल बेस्ड पौधे थे,
उनका प्रयोग करना, धीरे धीरे मसालों का प्रयोग करना और जड़ी बूटियों का प्रयोग करना, ये इतिहास में जुड़ता गया। मैं इसमें कोई तार्किक बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत साधारण बातें कर रहा हूँ। साथ साथ में सुपर फूड ऐड होते गए। सुपर फूड क्या था? अजवाइन हमारा सुपर फूड था, हल्दी हमारा सुपर फूड है, इसी तरीके से हमारे पास में अदरक हमारा सुपर फूड है, ऐसे गोंद है और भी बहुत सी हजार तरह की चीजें हैं जो हमारे सुपर फूड में शामिल थी, जो हमें व्यक्तियों को भी दी जाती थी, पुरुषों को भी दी जाती थी, महिलाओं को भी दिया जाती थी, और वो एक समय काल पे दी जाती थी। यानी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी अगर हम बात करें, जो एक प्रसूता गृहिणी होती थी उसको उस समय अलग प्रकार के लड्डू दिए जाते थे, प्रेगनेंसी से पहले दिए जाते थे, प्रेगनेंसी के बाद दिए जाते थे, क्योंकि वो ऐसी हर्बल वैल्यू रखते थे जिसकी वजह से पूरी साइकिल बनती थी। तो सुपर फूड आए, सब जैसे जैसे विकास हुआ, बीमारियां बढ़ी, जैसे जैसे हमारा खुद का विकास हुआ, तो हम एक्सट्रैक्ट पे आ गए, यानी किसी चीज के हमें उसमें से रस, रसायन, प्रास, वटी, घनवटी, अर्क, द्रव्य, और इस तरह से अनेक पद्धतियां, हमारे अनेक जो प्राचीन साधु महात्मा संत चरक ग्रंथ से उन्होंने हमें ये चीजें दी, ज्ञान का प्रसार किया और भारत को मजबूत मेडिसिनल हिस्ट्री दी। आज हम जितनी भी तरह से बात करते हैं, इनका सबका प्राचीन लिंक है, इनका इतिहास है, और तभी हमारे साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। और जब ये सब आई तो इनमें सब में एक प्रक्रिया थी, विकास करना। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी की इतनी बातें करते हैं कि अति सूक्ष्म से हम मेडिसिन का, बेसिकली भस्म क्या है? भस्म यही है। आज भस्म बनाने की प्रक्रिया आप यूट्यूब कीजिए, जी 7 से लेकर 9 प्रक्रियाओं से गुजरती है, और इस प्रक्रिया के अंदर पूरी चीज को अगर साइंटिफिक तरीके से देखा समझा जाए तो बहुत वाजिब है। लेकिन ये आयुर्वेद का नुकसान किसने किया, ये मैं और आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भी हमारे ही लोगों ने किया, जिन्होंने प्रॉपर क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक कंटेंट नहीं लिया। मान लीजिए तुलसी लेनी थी तो उन्होंने अच्छी क्षमता की, अच्छी क्वालिटी की तुलसी का प्रयोग नहीं किया। अगर मान लीजिए हमें कोई भी ऐसा पदार्थ लेना था जो कि हमें आयुर्वेद के नाम पे देना था, वो अच्छा नहीं लिया। दूसरा, जो हमें भस्म बनाने की या प्राश बनाने की या वटी बनाने की या रसायन बनाने की प्रक्रिया जो थी, या तो अधूरी ज्ञान की वजह से गड़बड़ हुई, या पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया और हमने उसको विशुद्ध रूप से नहीं दिया। तीसरी गलती क्या हुई कि ये किसी भी साइंस के रूप में प्रचलन में लाने से पहले इसका किल कर दिया गया, इसको मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, कह दीजिए जो आक्रांता थे उन्होंने ऐसा किया। तो हमारे इस इतिहास को कहीं ना कहीं रोक दिया गया। आज मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बड़े एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसके ऊपर काम करके इसको प्रचार किया, प्रसार किया और घर घर तक पहुंचाया। दोस्तों, जब ये पहुंचा तो हमें पता लगा कि वाकई आयुर्वेद की शक्ति तो है, वो बहुत खतरनाक है, बहुत शानदार है। बहुत ही खतरनाक का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे भी खतरों से लड़ सकती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। इसमें हमारा कोरोना वायरस भी शामिल है। तो यहाँ जो बात चल रही है हमारे इतिहास की चल रही है, जिसमें हमने ये सब चीजें करी। मैं आपको इसको रिलेट करूंगा हमारा जो आगे श्रृंखला आएगी उसके अंदर। अब मैं आपको दुखद हिस्से थोड़े से बताना चाहूंगा कि वाकई मिलावट क्या होती है, जिसकी एक खबर तो आज मैं आपको आज की भी शेयर करूंगा, इस स्लाइड से जोड़ी नहीं है, वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो खाद्य पदार्थ और उनके पदार्थों में, यानी हम सामग्री खा रहे हैं और उसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध का बाय प्रोडक्ट दही हो गया, छाछ हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, इनमें मिलावट। आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी काफी 2 साल से एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे खेती से जुड़ने के बाद में बहुत सारी चीजें पता लगी। साथ साथ मैं आपको यहाँ रिलेट करता हूँ व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में। व्हाइट रिवोल्यूशन एक क्रांति आई थी जिसमें दूध के ऊपर बहुत फोकस किया गया था। दोस्तों, दूध के लिए ऐसी गायों का निर्माण किया गया, मैं निर्माण यहाँ शब्द इसलिए ले रहा हूं कि वो गायें थी नहीं, उसमें 3 जीन्स, सुअर के, आपको बता दूं ऊंट के और गाय के, इस तरह के जीन्स मिला करके एक तीसरी गाय बना दी गई। सोचिए आप, उत्पादन क्षमता के लिए 3 अलग प्राणियों के लेकर के, और आपने एक नया मिल्क दे दिया जिसका नाम A1 मिल्क था। आगे चलते हैं दोस्तों, जब ये बात चली तो फिर अगला रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन, कि साहब खाद्य पदार्थों की उगाने के लिए प्रक्रिया को बढ़ाइए। ऐसे में क्या हुआ, इतने फर्टिलाइजर आए, इतने फर्टिलाइजर आए, और उन्होंने पूरी जगह खेती करना शुरू कर दिया। खेती तो हुई, लेकिन उसके लॉन्ग लास्टिंग नुकसान क्या हुए वो आज हम देख रहे हैं। आज हजारों हजारों जमीन, हेक्टेयर जमीन है जो बंजर हो चुकी है। मैं इसका भी आपको रिलेशन आगे देने वाला हूँ। फिर चलती है, इसके साथ में आया क्या, एलोपैथिक एडवांसमेंट। ये एक बहुत छोटी सी चीज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक पेंसिलिन करके एक पहले एंटीबायोटिक आया करता था, और आज की डेट में उसका 8वां 9वां 11वां 15वां वेरिएंट आ चुका है। सिफलेक्सिन के अंदर भी आ गया, एमपी फ्लॉक्सासिलिन भी आ गया। क्योंकि मैंने फार्मा में काम किया है, इसलिए मैं आपको जाहिर करना चाहता हूँ कि हर 2 साल में उस मॉलिक्यूल का एडवांस वेरिएशन आया था। क्यों आया एडवांस वेरिएशन? बहुत सिंपल है साहब, बॉडी रेजिस्टेंस हो गई। यानी ये दवाइयां बीमारी का इलाज नहीं कर रही थी, आपकी बॉडी की रेजिस्टिविटी को, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर रही थी। ये एलोपैथिक एडवांसमेंट के और क्या क्या नुकसान है, इसको आप बहुत छोटे में समझिए कि आज किसी दवाई के बारे में कहा जाता है कि उसको ले लीजिए, और 5 साल बाद में रिसर्च होकर आता है कि इसके तो बड़े घातक परिणाम है, इसको बैन कर दीजिए।
ऐसी हजारों सैकड़ों दवाइयां हैं जो बैन हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर, या भारत में तो बैन होने के बाद में भी बिक रही है। ये बैन क्यों हुई साहब? इसलिए क्योंकि इनके परिणाम तो बाद में पता लगेंगे ना। एक लैब में आपने साल, 2 साल, 6 महीने में रिसर्च करके कोई चीज बना दी, लेकिन उसके लॉन्ग लास्टिंग परिणाम तो कुछ समय बाद ही आएंगे, और बैन होती है। तो एलोपैथिक एडवांसमेंट जो है, अंग्रेजी दवाइयों का जो एडवांसमेंट है, उसने भी हमारे लिए घातक रूप से अल्टरेशन का काम किया। आगे चलते हैं। जब ये सब चल रहा था तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस इंड्यूस लाइफस्टाइल की तरफ धकेल दिया गया। सो कॉल्ड, अगर मैं इसको बात करूं बहुत सादा शब्दों में, समझिए कि जो हमें पहले 1 GB डाटा पूरे महीने मिला करता था, आज वो 1 1.5 से 1.5 GB डाटा हमें रोजाना मिलता है। एडवांसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इस, मैंने आपको कहा ना, चीक बाल, उसको रिलेट करिए, पचासों चीजें हमारे पास नेगेटिव ऐसी और आई जिसने हमें स्ट्रेस इंड्यूस लाइफस्टाइल दी। और दोस्तों एक बहुत दूसरा इसका पहलू और बताता हूँ, क्योंकि हमने इस विकास को अपने पास आते होते देखा, तो हमने क्या किया, हमारी संस्कृति को लोन संस्कृति की तरफ ले गए। लोन संस्कृति आप अच्छी तरह समझते हैं, घरों को हमने नीलाम करना शुरू कर दिया, बैंकों में गिरवी रखना शुरू किया, ऐसी साइंटिफिक लाइफ ले ली जिसमें गाड़ी घोड़े मकान लोनों पे आ गए, किस्तों पे आ गए। देखिए मैं यहाँ पर एडवांसमेंट को और स्ट्रेस को रिलेट कर रहा हूँ। हमने कोरोना टाइम में देख लिया कि हमारी आवश्यकताएं कितनी है, हमारे को प्रोग्रेस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। आप अपने सुख साधन के खरीदिए, लेकिन जिस माया जाल, मकर जाल में फंस करके हम ले रहे हैं, वो एक तरह का अडल्ट्रेशन ही है, हमारे जीवन की बर्बादी है। आगे चलते हैं। इसके बाद में एक बहुत बड़ा हमारे साथ हुआ, ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हम मार्केट बन गए। आज हम हर जगह सुनते हैं, कहते हैं भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। साहब ये मार्केट क्या होता है? मार्केट दुकानें नहीं है साहब, मार्केट का मतलब हम और आप लोग ही हैं। हम लोगों को उन्होंने मार्केट रखा, और मार्केट की तरह से ही हमें कंज्यूम करने के लिए उन्होंने हर तरह की चीजें हमें थोप दी। आज देखिए ऐसे ऐसे पटाखे, ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे देश में नहीं बनती है, दूसरे देशों से हमारे देश में लाद दी जाती है ग्लोबलाइजेशन के नाम पे। और उनको मालूम है इसका केमिकल भारत में विस्फोट करेगा, इसका नुकसान भारत को देगा। तो उन्होंने इस तरह के केमिकल का प्रयोग किया, इस तरह की चीजों का प्रयोग किया, जिसके उदाहरण अखबारों में होती हैं, चाहे वो मांझा हो, चाहे पटाखे हो, चाहे होली के रंग हो, चाहे और विभिन्न प्रकार के। मैं बहुत छोटी सी बताता हूँ, प्रिंटिंग मटेरियल का 90% सामान विदेशों से आ रहा है, जिसमें इस तरह की केमिकल यूज किया जा रहा है। इनकी शाही ऐसी है कि आप कभी भी डिग्रेड कर ही नहीं सकते। दोस्तों इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ी चमत्कारिक चीज हुई। चमत्कारिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमको एक चमत्कार से कम ही नहीं है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमें समझ मिला कि नैनो प्रकृति का जो विकास हुआ था वो था मानव विकास के लिए, लेकिन आज हम लोगों के ऊपर कब्जा करने के लिए लोगों ने इसको पावर बना लिया। आज एक देश ने एक वायरस का निर्माण किया और पूरे विश्व में फैल गया। यानी आखिर में इसका उद्देश्य क्या था? एक दूसरे पे काबिज होने का। अगर युद्ध करके नहीं कर सकते तो इस तरीके से कर लीजिए। ये सब तरीके हथकंडे अडल्ट्रेशन का ही पार्ट है दोस्तों, और ये अडल्ट्रेशन हमारे साथ हो रहा है, होता रहेगा, इसको हमें रोकना पड़ेगा। चलिए अडल्ट्रेशन अब खाने में कैसा हुआ। लेटेस्ट सेंसस है अभी इसी साल का, मार्च 2020 का, जो कहता है कि 79% जो दूध है वो अडल्ट्रेट है। चलो हो सकता है ये जानकारी मुझे और आपको गलत लगे, लेकिन गूगल पे भी हो सकता है गलत हो सकती है, यूट्यूब पे भी गलत हो सकती है, सब जगह गलत हो सकती है। लेकिन देखिए कोरोना काल में अगर इतना दूध था तो वो लाखों लीटर दूध गया कहाँ? अगर वो इतना दूध था तो फिर वो घी आना चाहिए था, वो सस्ता होना चाहिए था। नहीं दोस्तों, ये एडल्ट्रेटेड मिल्क था, जरूरत थी तो बनाया गया, आज जरूरत नहीं थी तो नहीं बनाया गया। अगली चीज, हमारे पास जितने भी मसाले बाजार में उपलब्ध हैं, इनके अंदर सच्चाइयां हम जानते हैं। कोई मिर्च में मिलावट कर रहा है, कोई धनिया में कर रहा है, कोई काली मिर्च में कर रहा है, कोई लौंग में कर रहा है। अभी 15-20 दिन पहले मैंने अखबार में जानकारी पढ़ी कि पुराने धनिये को केमिकल से वॉश करके और एमपी के एक व्यापारी निम्बाइडा में फैक्ट्री किराए पे लेकर के वहां तैयार करके जंगल में और वापिस एमपी में बेच रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा अपराध हो रहा है। हम जिस धनिये को चमकता हुआ सुंदर सा देख रहे हैं वो केमिकल से वॉश है। और आपको मैं जानकारी दूं, हमारे इसके साथ में अनअप्रूव फ्लेवर, कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स यूज रहे हैं। आज के दैनिक भास्कर की टिप्पणी में आपसे शेयर करूंगा, जिसमें लिखा है कि जितने तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उसके अंदर फ्लोरीन की मात्रा इतनी ज्यादा यूज हो रही है कि जो कार्सोजेनिक है। ये क्या है? अनअप्रूव फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव का कमाल है। आगे चलें। टूथपेस्ट के अंदर, टूथपेस्ट की तो इतिहास हम सब लोग अच्छी तरह समझ गए हैं, बहुत अच्छे से हमें पता लग गया है कि हमें कितना धोखा दे रहे हैं। आज फ्लोराइड और अन्य तरह के पदार्थ, केमिकल मिलाकर के हमारे दांतों की खस्ता हाल है। हमारे बुजुर्गों के दांत आज भी सुरक्षित है, हमारे जो कंकाल मिलते हैं उनमें आज भी दांत सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या होगा कि आज की प्रेजेंट जनरेशन में 40-50 साल की उम्र में आते आते दांत सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, गल रहे हैं या निकले जा रहे हैं। कारण क्योंकि वो पेस्ट जो हमें घुसाया गया था मॉडर्नाइजेशन के नाम से, उसमें फ्लोराइड थे, केमिकल्स थे, और ये हजारों रिपोर्टें उपलब्ध है, आप चेक करेंगे आपको मिल जाएंगी। तो ये आ गया टूथपेस्ट का एडल्ट्रेशन। फिर गालते कॉस्मेटिक। दोस्तों 26 सेकंड के अंदर स्किन पे कोई चीज लगाइए वो ऑब्जर्व हो जाएगी। जब अगर वो ऑब्जर्व हो जाएगी, इसका मतलब कॉस्मेटिक का एक उदाहरण आज का ही दे रहा हूं। ऐसे विभिन्न ब्रांड अवेलेबल हैं जो कॉस्मेटिक्स के अंदर कार्सोजेनिक एलिमेंट्स मिला रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर पे लाखों करोड़ों का केस करने के बाद एक महिला जीती थी, अमेरिका का ही ये मामला है।
और उसको काफी सालों बाद न्याय मिला, उसको बाकायदा मुआवजा मिला, और उसको कैंसर दिया किसने? जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर ने। ये मैं इतनी हिम्मत इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि ऑथेंटिकेटेड ये चीजें लिखी हुई है, आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको दोस्तों मैं एक मेडिकल के बारे में, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, तो उसके बारे में आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि बैंड मेडिसिन भारत में बड़ी आसानी से बेची जा रही है, वो चाहे एग्रीकल्चर में बेची जा रही हो, चाहे हमारे रोजमर्रा में। निम्योसुलाइड करके एक आता है मॉलिक्यूल, जो आज भी बाजार में उपलब्ध है, बहुत आसानी से बिक रहा है, और हम गलती से क्या करते हैं, उसको बच्चों को दे देते हैं। मैंने फार्मा में काम किया दोस्तों, इतने काले सच हैं जिसका मैं भी एक गुनाहगार रहा हुआ हूँ। आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, हम उस समय ये प्रार्थना करते थे कि आज मौसम खराब हो, लोग बीमार हो, सोचिए, क्योंकि हमारी दवाई ज्यादा बिकेगी। जब से मैंने इस मिशन को ज्वाइन किया और इस फार्मा लाइन को मैंने 98 के अंदर छोड़ा, आज मुझे सुकून से नींद आती है, क्योंकि मैं किसी के लिए बददुआ नहीं करता, किसी के लिए खराब सोचता नहीं हूं। आज मैं को सोचता हूं जिसके साथ अच्छा कर सकता हूं उसके लिए प्रयास करूं। ये सच्चाइयां हैं फार्मा कंपनियों की, जो कि बहुत से माध्यम से हमारे पास आती है। सिंथेटिक फूड मटेरियल का हम सुनते हैं, सिंथेटिक दूध बन रहा है, यूरिया से दूध बन रहा है, क्यों? आज हमारे यहाँ एक हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यूरिया पे नीम कोटिंग कर दी गई, पुरानी भी कर दी गई होगी, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो यूरिया दूध बनाने में काम लिया जा रहा था, दूध के अंदर प्रयोग हो रहा था, क्रीम बनाने में प्रयोग किया जा रहा था। तो सोचिए ये मिलावट है या नहीं है? इंजेक्टेबल्स, खेती को पिछले 2 साल से मैं दोस्तों कर रहा हूं, आप जान के ताज्जुब होंगे, ये बहुत बड़ा सच है, ये वाकई सच है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बकाए दे रहे हैं जिनके बेलों में इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं ऑक्सीटॉक्सिजन में, जिसकी वजह से वो दूसरे दिन ककड़ी है, तरबूज है, टमाटर है, इतना बढ़िया ग्रो कर जाता है, किसी भी सीमा तक वो ग्रो कर सकता है। और एक और काला चेहरा बताऊं दोस्तों, मैं खेती अभी कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, एक मोनो नाम का केमिकल आता है, 100 रुपए का डब्बा आता है 1 लीटर का। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, आज की किसी भी सब्जी के अंदर आप उसको डाल दीजिए, कीड़ा कीड़े का बाप लगेगा ही नहीं, कीड़ा नहीं आ सकता उसके ऊपर, और धड़ल्ले से बिक रहा है, जबकि वो पिछले 3 साल से बैन है। अब आप कहेंगे साहब शिकायत शिकायत किस किस की करोगे? हर घर में उपलब्ध हो रहा है, किसान लेके जा रहा है कि उसको अपनी पैदावार बढ़ानी है, हर फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं छुपा करके निकाल रहा है। ये तो हमारे सरकार के काम है जिनको इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है, अडल्ट्रेशन चल रहा है। आगे चलते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। पंजाब में इतना खाद डाला गया है, इतना कैंसर पनप रहा है कि वहां एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर वाली ट्रेन। दोस्तों ये किसके साथ हुआ? हमारे अन्नदाता के साथ हुआ, जो किसान था उसने खाद डाला खेतों में, अनअप्रूव्ड खाद डाला, अनअप्रूव्ड पेस्टिसाइड डाले, और वो पेस्टिसाइड और खाद उसके निजी जीवन, उसके हाथों में, उसके शरीर में पहुंच गए, और वो कैंसर का रूप ले गए, और खा भी रहे थे, वो तो है ही है। अनकंडीशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसको बहुत समझिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं। देखिए, अगर जिस क्षेत्र में जो चीज उगनी चाहिए और वहां उगाते हैं, बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल प्लेस है, जो हमारी कंपनी लाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई हल्दी अगर हमें नागालैंड मेघालय से मिलनी चाहिए, और उस हल्दी को मैं राजस्थान में उगाने की कोशिश करूंगा, तो निश्चित तौर पे मैं कोई ना कोई केमिकल यूज करके उसको उगा पाऊंगा। ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत से ऐसे प्रदेश है जहां पर एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करके किया जा रहा है। इसमें दो पद्धति ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक तो ईमानदार किसान है जो उसी के ऊपर एडवांस पद्धति यूज करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरा एक किसान है जो अपने पास साधन न होने की वजह से उसको अपने बच्चे पालने हैं, उसको अपने परिवार पालना है, कर्जा चुकाना है, तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में न जाते हुए, न चाहते हुए भी कर देता है। खेत में पहले दिन दाना डाला जाता है दोस्तों, कभी भी जहर नहीं डाला जाता है, लेकिन जैसे ही बीमारी आती है किसान को भाग करके क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई जहर लेना ही पड़ता है, कोई ना कोई पेस्टिसाइड लेना ही पड़ता है। ये बचने के लिए एक इतिहास है, उसकी प्रैक्टिस है, वो ऑर्गेनिक खेती कहलाती है, उसकी आवश्यकता अलग है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे आता हूं। अगला स्लाइड हमारा जो है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है पॉल्यूशन के ऊपर। मिक्स ब्रीड काउ मिल्क जिसके बारे में बात करते हैं, A1 मिल्क। देखो दोस्तों, ये A1 मिल्क सबसे बड़ा जहर है। आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, A1 मिल्क बैन है, आपको यूज करना ही नहीं चाहिए। अगला, क्योंकि मैंने आपसे बार बार किया कि इस समय में 2 साल में मैंने पोल्ट्री फार्म पे भी बहुत रिसर्च किया, आपको जान के ताज्जुब होगा, आज जो पोल्ट्री फार्म में प्रोडक्ट आ रहे हैं, अंडे आ रहे हैं, चूजे आ रहे हैं, वो मशीनों से बन रहे हैं, मशीनों से उनकी फीड चल रही है, उनको वहां ही मशीनों में फर्टिलाइज किया जाता है, और उनका जो फूड है उसके अंदर ऐसे हॉर्मोन्स डाले जाते हैं जिसमें वो चूजा 6 महीने में जो बनना चाहिए एक फुल साइज के अंदर, वो 4 से 5 महीने में बन जाता है। मैं किसी भी चीज के ऊपर कोई भी दावा नहीं कर रहा हूं, ये सब आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर भ्रामक प्रचार नहीं है, ये सच्चाइयां हैं। आगे बढ़िए, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आज मछली पालन की बात करते हैं। मछली पालन दोस्तों पहले होती थी नदियों के किनारे, तालाबों के अंदर। आज क्या हुआ, मान लीजिए मेरे खेत में नहर आती है, मैं नहर में पानी इकट्ठा कर लिया, मैंने अपना तालाब बनाकर उसमें मैंने मछलियां लगा दी, और वहां मछलियों के बीज डाल दिए। एक नेचुरल मछली होती थी जिसको हम नदियों से लेते थे, और एक जिसका बीज लेकर के हमने संक्रमित मछलियां यूज करी। आप सोच सकते हैं वो कैसी होंगी। दूसरा, नहर का पानी 2 महीने नहीं आया, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने खेत का पानी निकाल करके मैं हार्ड वाटर बनाकर उसको डाल रहा हूं।
सोचिए दोस्तों कहां से आएगा। एक बहते पानी में मछली जो है उसको बहुत से तरह के खाद्य पदार्थ मिलेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे खेत का वेस्ट मटेरियल जो है, गोबर है, कचरा उठा करके उस पॉन्ड में डाल रहा हूँ, और बीच में मैं आपको फीड डाल रहा हूँ, और वो फीड कौन सी है, हॉर्मोन्स के बेस पर। मैंने आपसे जिक्र किया हॉर्मोन्स के बेस पर, और वो भी हम बहुत अच्छे से खा रहे हैं। तो ये समझिए, देखिए दोस्तों, यहाँ कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है तो कृपया करके मेरे शब्दों के ऊपर नाराज ना हो। मैं खाने का प्रयोग खाली एक प्रकृति के जो सिद्धांत पे चल रहे हैं उस पर बात कर रहा हूँ, आपको किसी को हर्ट करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नदियों में फैक्ट्री वेस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं नदियों को पॉल्यूशन से फ्री करने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा वेस्ट आ रहा है जिसके लिए अंकुश लगाते लगाते भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ये चीजें करने की, लेकिन करेंगे कैसे वो सोचिए। मैंने आपसे जिक्र किया था फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो इंजेक्टेबल से ग्रो करे जा रहे हैं। यहां पर एक चीज और बता दूं कि ऐसे संक्रमित बीज भी आ गए हैं जो कि प्रोडक्शन देने के नाम पे हमें बाकायदा केमिकल का एक चार्ट दे रहे हैं। मेल प्रैक्टिसेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन क्या है, ये भी बहुत अच्छा है। अगर मुझे ज्यादा उपज लेनी है तो मैं ऐसे खरपतवार के लिए दवाइयां प्रयोग कर रहा हूं, ऐसी चीजें प्रयोग कर रहा हूं जो खेत में उनको नष्ट करने के लिए यूज की जाती है और ओवर प्रोडक्शन लिए जाते हैं, तो वो केमिकल, वो जहर रहने वाला है, हमारे भोजन में आएगा ही आएगा। ये जब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं खेती कर रहा हूं तो मुझे मालूम है ये सब चीजें होती है। इनसे बचने के लिए मुझे क्या प्रयास करने हैं वो कर रहा हूं मैं, लेकिन ये जो हो रहा है समाज में, मैं आपसे जिक्र करना। अनसीजनल फार्मिंग, देखिए पहले हमें कहा जाता था कि सर्दियों की सब्जी है, गर्मियों की सब्जी है। इसमें दो तरह के किसान हैं, एक तो बाकायदा प्रॉपर चैनल अपना करके उसकी खेती कर रहे हैं, और एक किसान बेचारा हुआ है जिसके पास साधन नहीं है, वो अनकंडीशनल वे में, अनसिस्टमेटिक वे में अनसीजनल फार्मिंग कर रहा है। जिस लौकी को आप उसके सीजन में खाएंगे उसका स्वाद आएगा, और उसके अनसीजनल वे में खाएंगे तो उसमें हमेशा कड़वापन मिलेगा। ये भी एक तरह का हमारे साथ पॉल्यूशन का ही हिस्सा है। हाइब्रिड वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन जो हो रही है वो भी बहुत बड़ी समस्या है साहब। इसको मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूं कि जो जिस क्षेत्र में, जिस संतरे की बात करें अपन, जो संतरा नागपुर में स्वाद देगा वो कभी भी आपको गंगानगर के संतरे में नहीं मिलेगा। गंगानगर में हमेशा जो मिलेगा वो किन्नू ही मिल सकता है मीठा, वहां का संतरा मीठा नहीं मिलेगा। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो वहां का अगर मिले, उसको खाया जाए, तो वो ओरिजिनली पॉल्यूशन से फ्री है, उसमें इस तरह के कोई भी नुकसान नहीं मिलेंगे। आपको मैं चाय पत्ती के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा, वो इससे थोड़ा सा हटके बात है। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या है दोस्तों, आज कोल्ड स्टोरेज पहले हमारी प्रथा में नहीं थी। कोल्ड स्टोरेज आए, अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं तो मंडी में किसी मित्र के यहाँ मिलिए जो कि फलों का काम करता है, आप जान के ताज्जुब करेंगे। केला जो आता है पूर्ण रूप से कच्चा और हरा आता है, और उसको बर्फ के अंदर एक बकायदा केमिकल डाल करके 2 दिन रखा जाता है, और 2 दिन बाद में वो केला पक करके तैयार हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में उसको 6 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का सफर तय करना है, हरे में करना है। लेकिन जहां जिस मंडी में पहुंच जाएगा, गोदाम में पहुंचेगा, कोल्ड स्टोर में पहुंचेगा, वहां केमिकल डाल के उसको बाकायदा पकाया जाता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप केला खाना छोड़ दीजिए। ये मैंने आपसे पॉल्यूशन की बात की है जो हो रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये रिसर्च बेस्ड चीज है। सिंथेटिक मटेरियल्स यूज हो रहे हैं पैकेजिंग के लिए, ये बहुत खतरनाक है साहब। आप अपने घरों से बाहर देखिए, आप जिस चीज में सामान लेके आ रहे हैं उसमें पॉलिथीन भी शामिल है और बहुत सा तरीके, वो हमारी प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। आप कहेंगे साहब में से क्या मतलब है, आप दिल्ली जाइए, जयपुर में आप जाइए, ऐसे बड़े बड़े कचरा यार्ड्स हैं जिनमें आप उनको हजारों लाखों रुपए, हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसा उस निस्तारण में काम में लिया जा रहा है। तो यहाँ ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट खरीदे जाएं जिनकी पैकेजिंग जो है बायोडिग्रेडेबल हो, वो अपने आप स्वतः ही 3, 4, 6 महीने, साल भर में अपने आप ही धरती के अंदर वापस मिक्स हो जाए। अन्यथा ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा, ये कचरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जो इसको नहीं मानता है, स्वीकार करता है, तो एक बार दिल्ली का पूरा राउंड रिंग रोड पे लेके आ जाइए, आपको 20 से 30 कचरा या उस डिपोज मिल जाएंगे, बाकायदा उनका नाम है, आप गूगल करेंगे तो भी आपको दिख जाएंगे। और वो हेक्टेयर्स ऑफ हेक्टेयर को, जमीन को भी बर्बाद कर रहे हैं, वहां के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, और पॉल्यूशन को भी फैला रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एंशियंट लाइफस्टाइल और आज की डिस्टर्ब लाइफस्टाइल। देखिए पुराने समय में हम लोग नित्य कर्मा पे विश्वास करते थे, नित्य कर्म हमारे बहुत सारे थे। अगर थोड़ा सा आप गूगल करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नित्य कर्म थे क्या क्या, उनको हम फॉलो कर रहे थे, उनको मान रहे थे। हम ऐसे बहुत सारे प्राणायाम कर रहे थे, योगा कर रहे थे, आसन कर रहे थे, ऐसी विधियां अपना रहे थे जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई भी, हमारे हमारे परिवार के सदस्यों ने हमें बताई, लेकिन हम उनको नेग्लेक्ट कर गए और उनको ध्यान नहीं दिया। और हमने इस तरीके से जो हमारा ये पूरा सिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस था पुराने टाइम में, हर प्राणी की हर रक्षा करना हमारा धर्म में हिस्सा था, हर पेड़ पौधे की, जनता की रक्षा करना हमारे धर्म में था। और उसकी जगह हमने उल्टा क्या किया, हम, और इसकी पूरी विज्ञान बनी थी, मानव का शरीर पूरा वैज्ञानिक शरीर है सब, उसमें किसी भी अंग को आप थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करेंगे उसमें आपको रिजल्ट दिखते हैं। तो ये पूरी साइंस पे आधारित शरीर था।
साथ साथ में हमारी सीजनल फूड चलती थी, हम सर्दियों में बाजरा खाते थे तो खाते थे, गर्मियों में गेहूं की बात की थी, या तो गेहूं तो चलन में नहीं हुआ करता था, ज्वार वगैरह इस तरह के हमारे पास मोटे अनाज हुआ करते थे जो बहुत अच्छे हुआ करते थे। ये सीजनल फूड थे जिसको हम सीजन में खाते थे। आज क्या कर लिया, सबसे पहले तो देखिए साहब, यहाँ बहुत थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम देना चाहूंगा, हमने डिस्टर्ब बायोलॉजिकल क्लॉक अपना ली। कैसे? सुबह 6 बजे उठना सवाल ही नहीं है, 8 9 10 बजे, और इस कोरोना काल में तो हमारे सोने का पता ही नहीं है। रात को हम पहले सोने का नित्य कर्म था कि हम 9 बजे 10 बजे सो जाते थे, आज 11 12 1 बजे तक। दूसरा, हमने जो ये बायोलॉजिकल डिस्टर्ब करी थी उसमें हमारे पास बहुत से ऐसी नौकरियां भी थी जो रात में हमें काम करवा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि हम नौकरी करना छोड़ देंगे, करनी पड़ेगी, लेकिन इसने हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब किया। आगे चलिए दोस्तों, फिर हमारे साथ क्या हुआ, हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। हमने सलाह बहुतों की दी लेकिन खुद को कुछ नहीं किया। हमने व्यायाम को अपने निकाल दिया, प्राणायाम को निकाल दिया, हमने आसन को निकाल दिया। और इस पूरी प्रकृति में हमने एक और किया, हमारे कोई गुरु नहीं है जिनसे हम ज्ञान ले सके। हमने ऐसे गुरु ही नहीं रखे। हम मंदिर में जाते हैं, ढोक देते हैं, मनोकामना करते हैं, 2 5 रुपए चढ़ाते हैं, भाग जाते हैं। उस व्यक्ति ने, जिसने उस मंदिर को तैयार किया, उस आश्रम को तैयार किया, उसके पीछे की धार, गलत और सही की दोस्तों बात नहीं चल रही है, सही को ही मैंने कहा अपनाना है। गलत को अपना लेते हैं तो उसमें आपका दोष नहीं है, उसको आपसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। लेकिन सच्चाई क्या है, उनके पास ऐसी विधियां थी जिनको हमने जानने की कोशिश नहीं की, उनकी बातों को नजरअंदाज किया, उनकी बातों पे उबासी लेके उठ के आना पसंद किया। ये गलत है दोस्तों। अगर हम गए तो अपने स्वार्थ से गए कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दे दें, हम धन संपदा ले लें, बाबा जी हमें ये दे दें, बाबा जी हमें दे दें, ये मंदिर हमें ये दे दें। हमने उस मंदिर की चमत्कारिक प्रभाव को कभी देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी उसकी सफलता, उसका प्रचार प्रख्यात क्यों हुआ। अगर वो हुआ तो उससे हमने क्या गुण लिए, उससे हमने कौन सी पॉजिटिव चीजें ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। साथ साथ में हमने हमारी बॉडी को इल ट्रीट किया। एक कार हम खरीदते हैं, उसकी सर्विस हम टाइम पे कराते हैं, और अगर नहीं कराते हैं तो 15 20 दिन 1 महीने बाद में हमें वो बता देती है कि भैया आपने मेरी सर्विस नहीं कराई है। लेकिन ह्यूमन बॉडी की सर्विस के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बहुत बड़ी विडंबना है, कार हमें बढ़िया खरीदनी है, कपड़े हमें बढ़िया खरीदने हैं, टाई बढ़िया खरीदना है, माइक बढ़िया खरीदना है, फोन बढ़िया खरीदना है, हर चीज बढ़िया करनी है अगर हमारी हैसियत में। लेकिन जैसे ही हम किराना का सामान या अपने व्यक्तिगत शरीर में डालने वाली चीज लेने जाएंगे तो हम कहेंगे 2 पर 1 फ्री है क्या भैया। गेहूं भैया वो दिखाना सस्ता वाला हो जो अच्छा हो, भैया वो गेहूं चावल दिखा दो जो फूले भी अच्छा, बना भी अच्छा, खुशबू भी अच्छा है। महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगा जैसे गेहूं आप चावल लेंगे वो 100 रुपए किलो के जाने वाला है, हमें लानी है 40 50 रुपए वाली हिसाब की गेहूं। और हम उसमें ऑफर ढूंढ लाते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि 3 पर 1 जो मिल रहा है वो दे किया जा रहा है। हमें तेल चाहिए तो उसमें लिख दिया 100 रुपए, बहुत महंगा भैया, अब तो 40 रुपए में ला रहे हैं। सरसों का तेल, घानी कच्ची घानी खाने के नाम पे, अरे हमें तो ये लूट रहे। भैया ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग। हम खुद के शरीर को तो दे रहे हैं मेल फंक्शन, लेकिन कार में उसी कंपनी, आपने ब्रांडेड कार खरीदी, उसकी सर्विस साहब मैं तो उसी शोरूम में कराता हूँ और 50 आदमी को बहुत बताते हैं। तो भाई ये भगवान ने जो हमें इतनी अमूल्य धरोहर दी है, ये शरीर दिया है, इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, कोई बंधु बताए जहां पर हमें पता लग जाए कि इसकी सर्विस करा लाए हम। नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी विडंबना है, इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है, हमारे हाथ में है सब कुछ। और इसको आपको नहीं, मैं खुद भी इसका एक दोषी हूँ। मैं भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ ये गलती कर रहा हूँ, अपने इस शरीर के साथ कोई ना कोई लापरवाही कर रहा हूँ। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मुझे वो सजा नहीं देता है, मुझे भी उसकी सजा मिलती है। लेकिन फिर भी कोशिश है कि जानकारी मिलने के बाद में उसमें सुधार किया जाए। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप सब भी करिए। तो हमें अपने शरीर को, ये बहुत इस पूरे, अगर मैं बात करूं तो ये मात्र 4 शब्द हैं जो बहुत बड़े काम के, कि हमने अपने शरीर को इलिटरेट कर रखा है, इल एजुकेट कर रखा है, इल ट्रीटेड कर रखा है। फिर इस पूरी प्रक्रिया में हम इमोशनल इंबैलेंस भी हुए, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस हुआ हमारा, और जिसकी वजह से हम गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, सहनशीलता हमारी खत्म हो गई है, सामंजस्य नहीं है, विश्वास खत्म हो गया। और ये हम उसका खुद भी हिस्सा बन रहे हैं और हमारे साथी लोग भी बन रहे हैं। तो हम कहते हैं साहब मैंने तुझसे बहुत बड़ा विश्वास किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, क्योंकि वो इमोशनल इंबैलेंस उसके जीवन में भी है, वो स्ट्रेस इंड्यूस उसके भी है, उसके भी कोर्टिसोल है वो बन रहा है, और वो आपको घातक पहुंचा रहा है, तो आप उसको वापस घातक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये इमोशनल इंबैलेंस भी आ गया साथ साथ में। गैजेट बेस्ड ह्यूमन साइकिल हो गई। देखिए, हम उठते हैं तब से लेके आखिर तक हम किसी न किसी संसाधन पे आधारित हो गए। हमें नेचुरल तरीके से, और आप कहते हैं नहीं साहब ये सभ्य नहीं, तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी दिन आपको बाहर जाना होता है, 5 बजे आपको कहीं जाना है, आप अलार्म में, घड़ी में या मोबाइल में जो भी साधन होता है उसमें अलार्म लगाते हैं। लेकिन चूंकि आपको जाना होता है, क्योंकि उस दिन आपका शरीर, मन, तन, धन सब इन्वॉल्व है, आपको बता दूं पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी। हर 2 घंटे बाद में आप चेक करोगे और निश्चित तौर पे अलार्म बजेगा, उससे पहले आप उस अलार्म को बंद कर दोगे। इसका मतलब शरीर के पास इतनी बढ़िया कला उपलब्ध है जो आपको गैजेट से बाहर निकाल सकती है, आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स खा रहे हैं तो उनके नुकसान क्या हो रहे हैं, वो हमारे शरीर में कहाँ घातक है, ये आपसे मैं अगली स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। इस पूरे प्रक्रिया में जब हमने मिलावट ली, खाई, उसको एब्जॉर्ब किया, तो हमारे साथ विभिन्न बीमारियां हुई बड़ी बड़ी, जिसमें पहला नाम देता हूं मैं, गैस्ट्रिक बाउल डिस्टर्बेंस। पेट से ही सारी चीजों की समस्या शुरू होती है।
इस पे एक बहुत अच्छा सा कोट आपके साथ शेयर करूंगा। वो क्या हुआ कि प्राचीन काल में था जब खेत का पेट में और पेट का खेत में, ये प्रक्रिया बिगड़ गई दोस्तों, ये खराब हो गई। खेत का पेट में नहीं जा रहा है और खेत पेट का वापस खेत में नहीं जा रहा है। ऑर्गेनिक के नाम पे गड़बड़ हो रही है, ऑर्गेनिक के नाम पे बेईमानी हो रही है। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं जो इसके नाम पे अच्छा काम कर रही है, वो वाकई इस प्रोसेस को अपना रही है। गाय का गोबर या अन्य पशुओं का गोबर खेत में जा रहा है तभी वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। अगर वहां पे भी हम केमिकल से बेस्ड खाद डाल के ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत है। अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं दोस्तों, हाइपरटेंशन आया, ब्लड प्रेशर जिसके लिए हम बोलते हैं, ये भी हमारे सामने एक मेजर बीमारी आती है। डायबिटीज जो है जिसको मधुमेह बोलते हैं, ये एक हमारे समाज में बहुत बड़ी गंभीर बीमारी आ गई है। इन सभी बीमारियों को अपने प्रोडक्ट से मैं रिलेट करूंगा। स्किन डिसऑर्डर सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में, जिसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी किया जाता है। मात्र थोड़ी देर की खुजली करके हम उसको अवॉइड कर देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है हमारा स्किन। दोस्तों उसके साथ में एक और गंभीर बीमारी आती जा रही है जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। ये हमारे जीन से रिलेटेड बीमारी है। ये एक संरचना को खराब कर रही है, हमारे जेनेटिकल संरचना को खराब कर रही है। आप अगर देखेंगे, अभी हम सुनते हैं कि एक बीमारी है, फला बीमारी है, जो हजारों में लाखों में एक होती है। धीरे धीरे साहब ये संख्या घट के सैकड़ों में आ जाएगी। ऑटो इम्यून डिजीज को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जेनेटिकली प्रभावित होती है और ये इसी खान पान की वजह से हमारे पास आ रही है। डायबिटीज एज आज इसी कैटेगरी के अंदर बढ़ती जा रही है कि आनुवंशिक रूप से ही हमारे पास पहुंच रही है। फिर आता है रीनल फेलियर, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वही हमारे शरीर से निकलेगा। उसकी सफाई की प्रोसेस के लिए हमारा लंग शामिल है, हमारी किडनी शामिल है, हमारा हार्ट शामिल है। और उसमें हमारी किडनी जब शामिल होती है तो रीनल फेलियर कहलाते हैं, जिसमें स्टोन्स बनना आज अमूमन बात है। आगे चलते हैं, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यानी औरतों को जो समस्याएं होती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। क्योंकि हमारा अगर घर सुरक्षित है, हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। उनको भी ऐसी बीमारियां इस पूरे मॉडर्नाइजेशन के नाम पे दे दी गई है, जिसका नुकसान हमारी माता बहनों को हो रहा है। फिर दोस्तों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप रोज सुनते आए हैं कि साहब हमें तो अस्थमा है, एलर्जी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। एलर्जी अस्थमा कहां से आया? दोस्तों वातावरण को हमने इतना विशुद्ध कर दिया कि ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स इसमें घुल गए, मिल गए, जो हमें रिएक्ट करने को मजबूर करते हैं। और अमूमन हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इससे ग्रसित है, जो हमें बताता है कि ये फला व्यक्ति को अस्थमा है या एलर्जी है। ऐसा जब मौसम बदलता है तो मुझे छींके आती है, नाक बहना शुरू, बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर आ जाती है, ये रैशेज हो जाते हैं। ये एलर्जी कहाँ से आई? ये एलर्जी किसी न किसी पॉल्यूशन के कारण आई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीमारियां, यानी हमें अवसाद की तरफ ले जानी बीमारियां बहुत हो गई है। आज कोरोना में पोस्ट कोविड केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, सर दर्द है, ये भी एक इसका हिस्सा है। अब दोस्तों मैं अगला बात कर रहा हूं, ट्रीटमेंट क्या है इसका? बहुत सिंपल सा तरीका है मित्रों। अपने को सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, जिसके अंदर योग शामिल है, जिसमें एक्सरसाइज शामिल है। उसके अंदर हमारे पास में पूरी एक प्रोसेस पता होती है, हर व्यक्ति को पता होता है कि वो ये सब कर सकता है। दूसरा, हमें नित्य कर्मा करने की आवश्यकता है, यानी हमारे रोज के जो काम है, हमारा नहाना धोना, जब जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो विशुद्ध रूप से सही हो, और उसमें हमारे धार्मिक पूज पाठ भी शामिल होने चाहिए। मैंने अक्सर देखता है घर में एक व्यक्ति पूजा करता है, बाकी लोग खाली नमस्कार करने के लिए मंदिर की तरफ मुड़ते नहीं है, देखते नहीं है। ये गलत है। अगर भगवान का आप आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत नहीं करते तो आपका आस्था आपके मन को मजबूत नहीं करेगा, और अगर आपका मन मजबूत नहीं है तो आपका मस्तिष्क मजबूत नहीं हो सकता। और ये तीनों चैदे चादे अगर मजबूत नहीं है तो आप कभी भी एक स्ट्रांग शरीर के साथ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक चलन है कि वॉक पे निकल जाते हैं। वॉक कौन सी? जिसके अंदर पसीना आए। कार्डियो एक्सरसाइज एक्सरसाइज कौन सी? जिसमें हमें पसीने के साथ में हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को हम प्रयोग ले सके। पावर योगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें वाकई लगे कि हमने ये एक्सरसाइज की है, हमारे शरीर को एहसास होना चाहिए कि ये परिवर्तन आया है। दूसरा, इसके साथ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमें करना है हेल्दी प्रोटीन, विटामिन और न्यूट्रिशनल डाइट लेने की। एक पुरानी कहावत है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे खुराक अच्छी खाइए। खुराक क्या थी? बेसिकली खाना नहीं था दोस्तों, खाना तो हमारा है ही है, लेकिन उसके साथ में हमें सुपर फूड्स भी लेने चाहिए, विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशनल वैल्यू की चीजें लेनी चाहिए। आप में से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स जब किसी के पास जाते हैं तो आप उनको हमारे कंपनी का कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं तो कभी कभी कोई एक आध प्रोस्पेक्ट कह देता है महंगा है। दोस्तों उनसे एक बार पूछिएगा कि जो इसको आप महंगा कह रहे हैं वो विशुद्ध रूप से ऑर्गेनिक होने के साथ साथ में आपके शरीर के लिए, आप वो इंजन ऑयल गाड़ी में डालते हो जिसकी कीमत 8 से 10 हजार रुपए या 5 हजार या 3 हजार रुपए है, उस टाइम आप नहीं कहते कि ये काम करो हमारे घर में उपलब्ध वाला सरसों का तेल भी डाल दो, वो भी तो एक ऑयल ही तो है, क्यों नहीं उसको प्रयोग कर सकते इंजन ऑयल के अंदर?
उसके साइंटिफिक कारण होंगे, उसके वैज्ञानिक कारण है, उसी के कारण आप उसको वहां नहीं यूज कर सकते। इसका ये साबित मतलब है कि जो चीजें आप दे रहे हैं इनका साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है, इनके तर्क है, इनके बाकायदा परिणाम है, तभी तो आप उसको कंसोलिडेटेड वे में दे रहे हैं, उनको विशुद्ध रूप से दे रहे हैं कि साहब ये एक शुद्ध चीज आप लीजिए जो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ ये कहना जरूरी है कि हमारी किसी भी डाइट प्रोग्राम को कोई व्यक्ति कहे कि साहब महंगा है, तो अभी कोविड में आपने 5-5 लाख रुपए में ऑक्सीजन क्यों खरीदी? बाजार उपलब्ध थी ना, खूब वातावरण में तो हमें पता नहीं कितने हजार खरबों अरबों की ऑक्सीजन दे रखी है, जिसको हम हर घंटे ले रहे हैं। तो वो एक छोटी सी नली लगा करके लेने की आवश्यकता कहां पड़ गई थी? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी कोई औकात नहीं थी, 2200 रुपए कैप्सूल के लिए आपने 15-15, 20-20, 50-50 हजार, हजार लाख लाख क्यों दिए? क्योंकि आपकी जान पे बढ़ाई। जान पे बनाए उससे पहले ही अगर हम अपनी जान को सुरक्षित कर लें तो उसका विकल्प है हमारे प्रोडक्ट। और जितने विश्वास, जितने दम के साथ हम क्या करते हैं, अपनी बात में कभी कभी इतने विनम्र हो जाते हैं कि अगला हमको कमजोर मान लेता है। हमारे पास हमारे दरज9 के प्रोडक्ट मजबूत हैं, वो एक विश्वास है हमारे साथ, क्योंकि 11-11 लाइसेंस हमारे पास में जो बताते हैं कंपनी ने बेहतरीन प्रोडक्ट दिए हमें। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके साथ में मैंने एक लेटेस्ट आपको वीडियो बना के दिया था, वो जानना था, बहुत जरूरी था। आपको मैं बताऊं कि हमारे शरीर में जैसे राशि होती है, उसी तरह से हमारे शरीर के 3 वर्ण हैं, वात पित्त कफ। आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, खुद के पास रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखा, उसको देखिएगा। वात पित्त कफ के बारे में पूरी जानकारी देता है, और वो वात पित्त कफ हमें बताता है कि हमारा शरीर कैसा है, उसमें पूरा नेचर डिसाइडेड है। तो आप उसको, अपने आप को पहचानो, अपने क्लाइंट को पहचानो, बताओ कि आपकी बॉडी वात पैटर्न की बॉडी है, आपकी बॉडी पित्त पैटर्न की बॉडी है, आपकी बॉडी कफ पैटर्न की बॉडी है। और मजे की बात और दोस्तों बताऊं, ये बॉडी भी अपना परिवर्तन कर लेती है, दो दोष मिलकर के तीसरी बना देती है। जब हमें शरीर ने, आयुर्वेद ने जो शरीर दिया है उसके हिसाब से हमें जो पहला ये एक मिलता है वो हमारी प्रकृति है, लेकिन उसके साथ अगर छेड़ हो जाता है तो हमारी वो विकृति है। ये दो मिलकर के कोई तीसरी बीमारी बना दे, वो हमारी विकृति कहलाएगी मित्रों। तो हमारी बॉडी का वात होना, पित्त होना, कफ होना दोष नहीं है, विकृति नहीं है, वो हमारी प्रकृति है। लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है हमारे खान पान की वजह से, या दो का मिलकर के तीसरी स्थिति बनती है, वो हमारी विकृति कहलाएगी। उसके बाद में दोस्तों, चलो ये हमसे अपराध हो गया, अनजाने में हो गया, गलती में हो गया, हमें नहीं पता था, तो भी हम उसकी सुधार कर सकते हैं। वो है, हम हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जो जहर हमने जाने अनजाने में खा लिए उनको हम वापस बाहर निकाल सकते हैं। और जब हम ये कर सकते हैं तो उसका प्रयास हमें ही करना पड़ेगा, कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। और आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए इस पूरी प्रोसेस में देखिए, किसी की उम्र पे आते आते पहुंचते उसे पता लग जाता है मुझे इस सप्लीमेंट में ये डेफिशिएंसी है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए कोई ना कोई विकल्प हमें अपनाना पड़ेगा, दवाई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और उसके लिए हमें प्राकृतिक चीज को अपनाना है, ऑर्गेनिक चीज को अपनाना है, टेस्टेड चीज को अपनाना है, ऐसी चीज को अपनाना है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसकी पद्धति एडवांस न कहला करके, मॉडर्न न कहला करके, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हो, वो हो। तब हमें फल मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये सारे जो मैंने आपसे चर्चाएं की है, यहां तक का जो मेरा वीडियो था उसका उद्देश्य था आपको अवेयर करना। अब आपको मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो हमारे दरज9 के प्रोडक्ट्स के बारे में देने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं आपको हमारे ये सर्टिफिकेट्स के बारे में बताना चाहता हूं। ये सर्टिफिकेट्स आप जरूर बताइए अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, क्योंकि ये ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है जो हमने चलते रहा ले लिए। कंपनी ने बहुत प्रयास किया, मापदंड पूरे किए, उसके बाद में यहां तक हम पहुंचे हैं, जिसके अंदर यूएस एफडीए भी ऑर्गेनिक शामिल है, उसके अंदर हमारा जैविक भारत का शामिल है। सबसे पहले हमें हमारे जैविक भारत को आगे बताना है लोगों की, ये ऐसी चीज है जो हमारे भारत के निर्माण में, जो हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वो हमारा कॉन्सेप्ट है। जीएमपी जो हमारा कहता है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए लागू होता है, अच्छी चीजों के निर्माण के लिए काम करने के लिए होता है। आईएसओ आ गया, एफएसआई आ गया, यूएसएफडी आ गया, यूएसडी ऑर्गेनिक आ गया, यूएसको आ गया, ऑर्गेनिक भारत का सर्टिफाइड केस है वो आ गया, और हैकअप के आ गया। तो यानी ये सारे के सारे जो हमारे पास में लाइसेंसेज हैं 9, ये हमारे फूड क्वालिटी को अश्योर करते हैं, हमारी कंपनी के विश्वास को आगे बढ़ाते हैं, हमारी कंपनी की सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर यह बहुत जरूरी है कि हम प्रोडक्ट के साथ में सबसे पहले हमारी ब्रांडिंग बताएं कि हम आपके पास ला रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई जोखिम नहीं है। मित्रों, यहां तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे मैं आपको हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर लेके जा रहा हूं। प्रोडक्ट बुक में सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा